गुड इवनिंग भाई सभी को। बेटे आपको याद होगा इससे पहले के टॉपिक्स जो हैं हम बात कर चुके हैं, रिफॉर्म्स के बारे में सब चीज़ें थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ से हम बात करेंगे इस चैप्टर में। लगभग एक दो क्लासेस और लगेंगी मुझे लगता है, और फिर जाके हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म होगा। सेकेंड चैप्टर में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उन्हें डिफाइन कैसे किया गया। is defined with the reference to maximum investment allowed on the assets of a unit। मतलब एक लिमिट बनाई गई है कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो उसको हम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, है ना। किस तरह की बिजनेस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं उसके लिए एक लिमिट बनाई गई है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, है ना। और उतने इन्वेस्टमेंट का आप एसेट्स जो है बिजनेस में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 1950 में जो बिजनेस जिसकी मैक्सिमम रुपीज मतलब कितने 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट था उसका, ठीक है, अपने एसेट्स में, ऐसी इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर आगे बढ़ के 1 करोड़ हुआ कि ऐसा बिजनेस जिनका इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में जो एसेट्स पर है 1 करोड़ तक है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और अब कई किताबों में 1 करोड़ तक ही लिखा है ना, लेकिन अभी की बात करें, है ना, कुछ एक किताबों में 5 करोड़ भी लिखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब के हिसाब से जो बिजनेस है ना जिनका इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में अपने एसेट्स पर 5 करोड़ तक है, ठीक है, 5 करोड़ या उससे कम है, तो इस तरह के बिजनेस को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। इससे ज्यादा है तो फिर मीडियम और फिर और ज्यादा तो लार्ज में जाएगा वो, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में ये सारी बातें हमें समझना है। अब क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उनमें कुछ एक चीजें जो है, और मैं अगर मैं बताऊं आपको तो क्या हुआ उस टाइम के, आपको पता होगा कॉटन हो गया, कई सारी चीजें हो गई, तो उसमें इंडस्ट्रीज काम कर रही थी, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लिमिट किया गया, ठीक है, कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज काम करेंगी, है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो उनकी ग्रोथ हो सके उसके लिए क्या कर दिया, लिमिट लगा दी। लिमिट लगा दी का मतलब फर्म्स के लिए कि कुछ गुड्स प्रोटेक्ट कर दिए कि ये वाली कंट्री सॉरी ये वाले तरह के गुड्स जो है ना वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, बाकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इससे इन्हें एक मतलब अच्छी ग्रोथ मिली, ठीक है। मतलब कह सकते हो आप रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कर दिया। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब समझ रहे हो कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। तो ये वाली चीज हुई, ठीक है। फिर हुआ वेरियस कंसेशंस, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रोथ कैसे मिल रही थी, क्योंकि अलग अलग तरह के टैक्सेस जो है गवर्नमेंट कम कर रही थी, गवर्नमेंट ठीक है कम टैक्स ले रही थी, लो इंटरेस्ट रेट पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करने के लिए पैसे दे देती थी लोन पर, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है बहुत फायदा कर रही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, और धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज जो है अपना मार्केट में पैर जमा रही थी। और अगर हम इसके बारे में देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के उस टाइम, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो लेबर इंटेंसिव यूनिट मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करती थी। इन पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था तो ये ज्यादा लेबर रखती थी, ठीक है। मतलब आपने पता है प्रोडक्शन की 2 टेक्निक होती है, आपको पता है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर जो है वो ज्यादा होती है, कैपिटल का इस्तेमाल कम करते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव जो है उसमें कैपिटल ज्यादा, मशीन वगैरह ज्यादा और लेबर कम। तो ये मशीन वगैरह ज्यादा रख नहीं सकते थे क्योंकि छोटा बिजनेस थे इनके, ठीक है, छोटी इंडस्ट्री थी, तो ये ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करते थे। ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता था कि सोसाइटी में ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था इसका मतलब ये है कि ज्यादा परिवारों का जो है फायदा था उसमें, ठीक है, ज्यादा इनकम जनरेट होती थी एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी में, तो ये एक प्लस पॉइंट था। फिर देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इक्वली ओरिएंटेड मतलब रीजनल इक्वालिटी के लिए काम कर रही थी। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो लोकेलिटी मतलब कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग जगहों पे काम कर रही थी, मतलब जहां पर है वो उसके अलावा और भी जगहों पे काम कर रही थी वो, ठीक है। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, because they can be established anywhere without considering the source of raw material etc। मतलब ये अपने बिजनेस को कहीं पर छोटी का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो आराम से अपने आप को कहीं पर भी रख सकती थी, ठीक है। वो कहीं पर भी अपने आराम से शुरू कर पा रही थी काम, और जिस जगह के आसपास उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था जनरली वहां पर वो अपना काम शुरू कर देते थे, ठीक है। ये बहुत देखो अब क्या होता था कि स्मॉल देखो बड़े बड़े जो शहर हैं, कहने का क्या मतलब है सिटी जो है वहां पर तो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन जो छोटे छोटे शहर हैं, ठीक है,
या गांव कस्बे हैं, वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ काम करने लगे, तो शहर का डेवलपमेंट ऐसे हो रहा था और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इनका डेवलपमेंट हो रहा था। तो रीजनल इक्वालिटी की बात हो रही है फिर, तो दोनों धीरे धीरे करके बढ़ रहे थे। ये सब बातें हुई। फिर अगर हम आगे बढ़े तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इक्वली ओरिएंटेड, मतलब इनकम इक्वालिटी पे बात आई, ठीक है, इस पर भी काम कर रही थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम फंड चाहिए, तो कम फंड से लेकिन मोर एफिशिएंटली काम कर रहे थे, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या था, एक इंडस्ट्रीज का स्पेसिफिक पैटर्न सेट हो गया कि इस तरह से जो अपना इंडस्ट्री है वो काम करेगी, लोगों का, ठीक है, लोगों का भला होगा इससे, और समय पर उनको इनकम पहुंचेगी। सबको इनकम समय पे मिल रही है तो सब चीजें अच्छी हैं, ठीक है। तो इनकम इक्वालिटी मतलब सबको जितना बढ़िया काम कर रहे हैं उस हिसाब से सबको पैसे दिया जा रहा है, ये सब चीजें होती रही, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं, बस छोटा सा ही पार्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। हमें पढ़ना फॉरेन ट्रेड, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कैसा था, फिर ट्रेड पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक मतलब जरूरी हिस्सा है इस चैप्टर का, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें हमें थर्ड चैप्टर में भी मिलेंगी। यहाँ जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थर्ड चैप्टर में वो हटाए जाएंगे, तो इसलिए ये सब बातों को इस तरह से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आए तो आप उसको वापस से देखेंगे, है ना, लेकिन ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, जो यहाँ पर दो चार बातें होने वाली है। इस पॉलिसी का एम था रिप्लेस करना है, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट करना है ऐसे इंपोर्ट्स का जिनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, मतलब कहने का क्या मतलब है कि ऐसे गुड्स जिन्हें हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं, ठीक है, उनको अपनी कंट्री में बनाओ, इंपोर्ट मत करो उन्हें, ठीक है, ठीक है, उनको क्या करो, अपनी कंट्री में बनाओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो चीज आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो ना, उसका हूबहू नकल, इंपोर्ट का जो सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, उसकी हूबहू जो नकल रहेगी, वैसे गुड्स आप अपनी कंट्री में बनाओ ना, क्या दिक्कत है। आप कहीं और से गाड़ी खरीद के ला रहे हो एग्जाम्पल, वैसी गाड़ी आप अपनी कंट्री में बनाओ, क्या टेंशन, ठीक है। चाइना पता है आपको क्या करता है, चाइना क्या करता है, बहुत चतुर है चाइना, ठीक है। क्यों, जैसे यूएस क्या करता है, वो इनोवेशन कर रहा है, ठीक है, यूएस है ना, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग चीजों में, मतलब समझ रहे हो, अलग अलग चीजों में काम करने में लगा हुआ है। और पता क्या करता है चाइना, क्या करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा ना, उसको पूरा खोलेगा, देखेगा इसको बनाया कैसे गया, ठीक है, और वैसा का वैसा निकल बनाता है वो, ठीक है, और उस पर अपना नाम छाप के बेच रहा वो, और बड़े स्केल पे, मतलब ऐसा नहीं छोटा मोटा। देखो आज के टाइम में कितने बड़े बड़े मोबाइल फोन, कितने बड़े मतलब समझ रहे हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे अगर कोई देश है तो चाइना है वो, है ना। और खुद का कुछ नहीं है इनका, कुछ नहीं है इनका, सब चीजें निकल है इनकी सब, ठीक है, मतलब A to Z कहते हैं ना, चाइना का माल चले तो शाम तक, क्या है उसका, चले तो रात तक, नहीं तो शाम तक, ऐसे चांद तक, कुछ तो भी है उसका, ठीक है। तो वही वाली चीज है, चले तो शाम तक, नहीं तो रात तक, नहीं तो चांद तक, कुछ तो है ऐसा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मतलब चाइना का माल है, चल जाए तो चल जाए, तो 2 घंटे चल जाए, तो सालों चल जाए, कहने का मतलब ये है। तो वही है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करते हैं पूरा, है ना, अलग अलग तरह के मोबाइल ले आएंगे, सारे खोल के देखेंगे कैसे बनाए इनने, फिर कह रहे हैं हम कॉपी बनाएंगे, फिर वो देख के वैसे अपना अपना बना देते हैं। ये बड़ा मतलब ऐसा सिस्टम होता है चाइना का। खैर मतलब इन दोनों ऐसे ही काम करता है चाइना पूरा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। हाँ, किसी ने मुझे बताया, लिखा है अभी चैट बॉक्स में, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, हाँ कुछ तो था ऐसा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ट्रेड पॉलिसी में क्या बात की गई है, इस लाइन को बहुत एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है, कि हम जो प्रोडक्ट्स अपने कंट्री में बना सकते हैं, ठीक है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वैसे गुड्स अगर हम अपनी कंट्री में बना सकते हैं, ठीक है, तो हम क्यों बाहर से खरीदें, उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया जाए, मतलब हम अपनी कंट्री में ही उनको बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन फॉरेन कंट्रीज, उन्हें अपनी कंट्री में बनाओ ना, जो व्हीकल्स है उन्हें हम काहे के लिए कहीं और से मतलब लें, उनको अपनी कंट्री में बनाएंगे ना अपन, क्यों परेशान हो अपन, नहीं करना भाई अपन को ऐसा काम, ठीक है। अब पता है अपन अपनी कंट्री में कर सकते हो, फूड ग्रेन्स है एग्जाम्पल के लिए, और बात करें तो अपन को पता है अपन अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अपन को ठीक है पता है कि अपन कर सकते हैं। तो आपको याद है ग्रीन रिवॉल्यूशन अपन ने चलाया, तो उससे क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट हुए अपन, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी से लेना नहीं पड़ रहा है, तो अपना फायदा है ना उसमें, ऐसा बच रहा है अपनी कंट्री का, ये सब चीजें, ठीक है। द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, कि अपना पैसा फॉरेन कंपटीशन मतलब बाहर की कंट्रीज
के साथ अपन फालतू में कंपटीशन में ना आए, ठीक है, क्योंकि हर कोई कहेगा हमारे यहाँ खरीदो, हमारा अच्छा है, हमारा अच्छा है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम और क्या आएगी आप देखोगे तो, कि आप इस सब सिचुएशन में आपका पैसा तो बाहर जाएगा ना, और अपन को पैसा रोकना है अपनी कंट्री में बाहर जाने से, ठीक है। तो ये कोशिश करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें अपन को समझ के चलनी है। देखो, बट डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट इन द पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोर डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे यूके यूएस, ये डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो उनके कंपैरिजन में अपनी कंट्री डेवलपिंग, तो अपना मतलब बोले तो इतना व्यवस्था नहीं थी कि अपन उनके साथ कंपटीशन कर पाए, लेकिन जितना हो सकेगा अपन करेंगे। तो उसके लिए दो व्यवस्थाएं करी अपन ने, एक ये टैरिफ्स, दूसरा कोटा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इन दोनों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, हालांकि बात वही है। टैरिफ्स में क्या किया, इंपोर्ट पर टैक्सेस लगा दिए बहुत ज्यादा, और कोटा में इंपोर्ट करने पर क्वांटिटी जो थी वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बस इतनी बात समझो, बाकी आगे हम और डिटेल में चलेंगे अभी इसमें, ठीक है। अगर मतलब फिर अपन ने क्या किया, अपन मतलब ये देखने लगे फॉरेन एक्सचेंज का फायदा होगा, अगर अपना जो अपन बाहर से खरीदना कम कर देंगे तो अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब वो बाहर नहीं जाएगा पैसा, तो अपना फायदा उसमें। आर प्लानर्स ऑल्सो feared the possibility of all foreign exchange being spent, हाँ वो ये विदेशी रुपया जो अपने आरबीआई के पास रखा रहता है वो पूरा खर्च हो जाएगा इंपोर्ट करने पे, तो फिर अपनी कंट्री को प्रॉब्लम आएगी ना, जब और चीजें चाहिए हमें, तो ये सारी चीजें थी उस टाइम, ठीक है। फिर यहाँ हम क्या देखने वाले, इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको याद होगा ये टॉपिक हम पूरा जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ डाला है बस इसके बाद वाले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर और चीजें चेंज है। तो देखो क्या, इंडिया एक्सपोर्टर, ठीक है, एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी गुड्स, जैसे रॉ सिल्क, वुल, रॉ वुल, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब रॉ फॉर्म में इंपोर्ट होते थे। कहाँ पर, कहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे अपन, सॉरी, इन सबको अपन एक्सपोर्ट करते थे, ध्यान से देखो ये सब चीजों को यहाँ तक, ठीक है। इन सब चीजों को इंडिया एक्सपोर्ट करता था, और इंपोर्ट क्या करता था इंडिया, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स, कैपिटल गुड्स, ये सब, ठीक है, कहाँ से, ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये पूरी बात हमें पता है कि ये सब चीजें जो है इंडिया से विदेश जाती थी, ठीक है, ब्रिटेन जाती थी, ठीक है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, और ये सब चीजें जो है बन के आती थी वहां से, ठीक है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हुआ, ठीक है। The composition of export and import of Indian economy made it backward and segment, मतलब इससे अपनी कंट्री पीछे चली गई। तो अपन ने क्या किया, more than India's foreign trade was restricted to Britain, जिसका प्रॉब्लम क्या आई कि अपन ज्यादातर ट्रेड जो है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड जो है, आधे से ज्यादा ट्रेड ब्रिटेन से कर रहे थे, चाइना, पर्शिया वगैरह से, श्रीलंका वगैरह से थोड़ा सा ही ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे, बहुत कम होता था, ठीक है। तो फिर अब आगे अपन क्या क्या चीजें हमें आए, देखो इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब ये आजादी के पहले क्या था वो आपको पता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में अपन क्यों नहीं गए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है वो सब अपन ने। यहाँ से अब आजादी के बाद क्या हुआ उसका, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, देखो देयर वाज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, अपन ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, इंडिया ने स्टार्ट कर दिया फार्म प्रोडक्ट्स, अब समझते हो आप लोग फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की तरह अपन जो है इनको, इनकी डिमांड बढ़ रही थी, तो इनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने में लगे थे अपन। इंक्रीज हुआ परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, किस चीज का, मशीनों का, अपन ने मशीनें जो है बाहर की कंट्री से खरीदना शुरू करी, और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करना कम कर दिया। क्या कहा मैंने, कि सॉरी खरीदना नहीं, बेचना, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया अपन ने किसका, देयर वाज इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स। तो अपने पास भी टेक्निक आ गई, अपने पास भी टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन के द्वारा बने हुए गुड्स को अपन भी इंपोर्ट करने, एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, बेचने लगे बाहर की कंट्रीज में, ले भैया एकदम चल रहा है, ठीक है। और बाहर से अपन क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थोड़े से कम कर दिए अपन ने एक्सपोर्ट करना, ठीक है। और इंडिया थोड़ा सा फार्म प्रोडक्ट्स में आ गया था एग्रीकल्चर से निकल के, ठीक है, सिर्फ एग्रीकल्चर, खेती और अनाज के अलावा भी सब चीजें लोग प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लो, ठीक है, अंडे देख लो, मछली देख लो, सब चीजें हैं, ठीक है, वो सब आप समझते हैं ये सब बातें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर क्या हुआ और देखो, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब पूरा फॉरेन ट्रेड हम जिन कंट्री से कर रहे थे वो चीजें बदलने लगी, कैसे, देयर वाज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट विद इंग्लैंड, अमेरिका, मतलब समझ लो एक्सपोर्ट हम किससे करने लगे, इंग्लैंड और अमेरिका से, ठीक है, उनको सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कब, पहले के टाइम की बातें हैं, ब्रिटेन के साथ साथ, ठीक है। बट एट प्रेजेंट अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो थी, इन सबको अपन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब पहले एक्सपोर्ट जो है इनसे, इनको अपन कर पा रहे थे थोड़ा बहुत,
ब्रिटेन तो फिर ले ही जाता था लूट मचा के, ठीक है, वो अलग बात। लेकिन अब फिर आजाद हो गए तो अपन इनके साथ भी एकदम बढ़िया ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। ये किस एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, अब इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्सटेंशियल चेंज इन इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट में भी चेंज आया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंपोर्ट कर रहे थे किसको, मतलब अपन ज्यादातर यूके और अमेरिका से ले रहे थे गुड्स, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इंपोर्ट और कहाँ से, रशिया, जापान, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज जो है और भी, वहां से हमने जो है गुड्स को प्रोड्यूस जो हो रहे थे उनको इंपोर्ट करना शुरू किया, समझ रहे हो। तो नई नई वैरायटी की चीजें अपन को देखने, समझने, सीखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी में क्या बातें हुई, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ हैविंग रिलायंस, मतलब हमें जो गुड्स हैं वो अपने एंड पे प्रोड्यूस करना है, कहीं और से जो है नहीं वो करना है, ठीक है। क्या नहीं करना है कि इंपोर्ट जो अपन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी गुड्स अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उनको इंपोर्ट ना करते हुए अगर अपन उनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने लग जाएं, मतलब अपने रिसोर्सेज यूज करके उन्हें अपनी कंट्रीज में बनाने लग जाएं, तो इससे निर्भर, मतलब समझ रहे हो, अपन को नहीं रहना पड़ेगा किसी पे, किसी दूसरे कंट्री पे, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, है ना, गुड्स के लिए। और उससे क्या होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो प्रमोट होंगी, ठीक है, इंपोर्ट कम होगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, तो ये सारे फायदे हमें होंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट की हमने कि हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है हमारा, और सेल्फ रिलायंस, मतलब देखो एक तो आत्मनिर्भर होना है, दूसरा हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हमने फॉलो किया। अब इसका सीन क्या हुआ कि इसके अंदर दो बातें जो अभी अपन ने देखा था, बस उसको वापस थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझे। इसमें क्या हुआ, दो स्टेप गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है। पहले थर्ड चैप्टर में इनको हटाएंगे फिर अपन, ठीक है, तो इसलिए बार बार ध्यान से समझते जाओ। टैरिफ्स में क्या हुआ, टैरिफ मतलब टैक्स की बात हो रही है, ठीक है, किस पर लगने वाला, इंपोर्ट कर देंगे जिन गुड्स को उन पर ये जो है टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, एक्सपेंसिव कर दिया, मतलब जितना ज्यादा इंपोर्ट करोगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। तो लोग डिस्करेज होने लगे, इंपोर्ट करना कम करने लगे यार, क्योंकि इंपोर्ट करके लाएंगे 100 की चीज इंपोर्ट करने लाओ, 100 ही रुपए, फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उस पर जो है टैक्स लग जाएगा, ठीक है। 100 रुपए की चीज इंपोर्ट करिए, 100 ही रुपए जो है टैक्स लग गया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसलिए टैरिफ्स की जब बात हो रही है उसमें क्या किया, इंपोर्ट पे जो लगने वाला टैक्स है ना वो महंगा कर दिया, तो इंपोर्ट इससे क्या हुआ, कम हुए। दूसरा क्या हुआ, कोटा, ठीक है, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि कोटा का क्या मतलब है, यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी फिक्स कर दी आप, जैसे 100 kg, ठीक है, वीट अगर आपको जो है लेकर आना है कहीं से, कहीं और से इंपोर्ट करना है, राइस कहीं और से इंपोर्ट करना है, तो 20 kg एक लिमिट लगा दिया, अब इससे ज्यादा इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, अगर करके लाओगे तो आपसे वहीं के वहीं जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, इतना देके घर भगा दिया जाएगा वापस। तो अब देखो, इंपोर्ट करके लाओ, टैक्स भी ज्यादा दो, और जितना आप करोगे उसमें एक थोड़ी सी क्वांटिटी दी है, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो लोगों ने कहा इंपोर्ट करना छोड़ो, अपनी कंट्री में बनाएंगे। तो ये दोनों स्टेप इसलिए उठाए गए इससे इंपोर्ट को कम किया जा सके, और अपनी कंट्री में बनाए लोग अपने इस्तेमाल के लिए, और एक्सपोर्ट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये सब चीजें की गई। अब इतना सब होने के बाद, इतना सब जो चीजें होती रही, ठीक है, और क्या इसका रिजल्ट क्या हुआ कि द डोमेस्टिक फर्म्स कुड एक्सपेंड, मतलब जो अपने कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ये फर्म्स थी, वो बिना किसी डर के, मतलब समझ रहे हो, बड़ी होती जा रही थी, वो अपना व्यापार बढ़ा पा रही थी, ठीक है, और बाकी फॉरेन मार्केट को compete कर पा रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही थी। आई होप मतलब यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे, है ना। अब देखो, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब जो अपन ने इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए काम किया उसके लिए अपन को बात करनी है, ठीक है। क्रिटिकल अप्रेजल के अंदर मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ उसके, और फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ये दोनों देखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, जो कंट्री की जीडीपी थी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो जीडीपी जो कंट्री की वो बढ़ने लगी इंडस्ट्रीज से, मतलब तीनों सेक्टर से जीडीपी को जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, उनको मिलकर ही जो है अपना फाइनल बनता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि 11.8% जो है पहले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा अच्छा आप स्कोर करना चाह रहे हो उतनी ज्यादा चीजें आपको डीप में क्लियर होनी चाहिए। 1950-51 में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रीज का 11.8%, ठीक है, किसी भी किताब में उठाओ सेम है, ठीक है। और 1990-91 मतलब 40 सालों में लगभग
ये बढ़ के 24.6% के आसपास आ गया, ठीक है। ये सब बातें यहाँ लिखी हुई, मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा ग्रोथ हुआ, ठीक है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, वी आर नॉट कन्फर्म्ड टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स लाइक कॉटन जूट, हम सिर्फ यही प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, ठीक है, और भी वैरायटी के गुड्स जो हैं, मशीन मेड गुड्स वगैरह अपन ये सब भी बनाने लग गए थे, ठीक है। कंट्री में मतलब चीजें और भी प्रोडक्ट्स बनने लगे, ठीक है, तो काफी अच्छे स्केल पे काम होने लगा था, ठीक है। और क्या था कि प्रमोशन हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट हुए, ठीक है, इनको एनकरेज किया, ठीक है, अर्न कर सके ज्यादा। इन्वेस्टमेंट के लिए अपन ने बहुत क्या किया कि अलग अलग तरह के कंसेशन दिए, ठीक है, बैंक रेट इनके जो लोन पे थे वो कम कर दिए इनके, ठीक है, इनको गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, इनके लिए प्रोडक्ट फिक्स कर दिए, ठीक है, रिजर्वेशन कर दिया प्रोडक्ट्स के लिए कि इस तरह के प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगे, तो इनके पास स्कोप ही स्कोप था काम करने के लिए, तो उनके इन्वेस्टमेंट पे सब है ना, सब चीजों का फायदा होता है गया उनको, ठीक है। तो एक बढ़िया तरह से प्रमोट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में। प्रोडक्शन हुआ फॉरेन कंपटीशन से, ठीक है, अपनी कंट्री जो है बाहर की कंट्री से प्रोडक्शन मतलब compete करने के लिए बच रहे थे, बस ये बात है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू हेवी ड्यूटीज लगाई गई, ठीक है, मतलब टैरिफ्स और कोटा जो अपन ने बात की, ठीक है, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उनको बाहर की कंट्री से कम्पीट नहीं करना पड़ रहा था, अपनी कंट्री में जो आपके क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज थी, बस उन्हीं के बीच में प्रोडक्ट बनाओ बेचो, ठीक है। धीरे धीरे सब बना के बेच रहा, सब सीख रहे थे, ठीक है, किसी को बहुत अच्छा आइडिया नहीं था, ये सब बातें हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम चलता गया, मतलब बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रही थी, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं, जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, कि हम इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से जो बना रहे थे और बाहर से जो अंग्रेज मशीन मेड गुड लेके आ रहे तो लोग शिफ्ट होने लगे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती थी कि हम जो अपनी कंट्री में बना रहे हैं वो बाहर से अच्छा आ रहा है अगर, ठीक है, तो फिर हमारी कंट्रीज को सफर करना पड़ जाता, कंट्रीज को इंडस्ट्रीज को सफर करना पड़ता है इंडिया की, तो वो उस चीज के लिए हमने बाहर की चीजें मनाई कर दी, इंडिया में ये जो है, फिर इस तरह से हमारी जो है इंडस्ट्रीज जो इंडिया की थी वो बची, प्रोटेक्ट हुई, मतलब समझ रहे हो, ये सब बातें होती रही। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े इसके, देखो है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट देखो इसके अंदर क्या है, इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज क्या कह रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज दीज स्टार्टेड टर्निंग इनटू मोनोपोलीज, क्या होने लगा, क्या देखो इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज का मतलब क्या था कि जो परफॉर्मेंस थी इसकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की वो मोनोपोली में कन्वर्ट होने लगी। जैसे एग्जांपल रेलवे, आपको पता है मोनोपोली ही है एक तरह से गवर्नमेंट की, ठीक है, मतलब आपको अगर ट्रेन से सफर करना है तो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की रेलों से ही सफर कर सकते हो, आप खुद की ट्रेन नहीं चला सकते हो पटरियों पे, ठीक है, तो नहीं कर सकते ये चीज, आप समझ रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ चीजों में सिर्फ गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी कर रही है, पब्लिक सेक्टर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ये सब चीजें होती रही, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे थे, ठीक है, एंटरप्राइज अपने हिसाब से काम कर रहे थे, उनको अपनी मोनोपोली समझ के। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अपने पास मॉडर्नाइजेशन की दिक्कत थी, ठीक है, नो मतलब कोई इनोवेशन नहीं था, कोई मॉडर्नाइजेशन मतलब नई टेक्निक नहीं थी कुछ, ठीक है, ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। हैड नो एफर्ट स्पेंड ऑन मॉडर्नाइज एंड प्रोड्यूस द मैक्सिमम, मतलब नई चीजों पे खर्चा करने के लिए सरकार अपनी तैयार नहीं थी, ठीक है, नए तरह के प्रोडक्शंस करने पे जो है सरकार खर्च नहीं करना चाहिए, मतलब जितना कर सकती थी जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही थी, तो ये सब चीजें गलत जा रही थी उस टाइम, बहुत ये एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। और क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन पब्लिक सेक्टर हैंड, मतलब जितनी पावर थी, इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझो, जितनी पावर थी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ था ही नहीं करने के लिए, हर चीज गवर्नमेंट कह रही हमारी, हर चीज गवर्नमेंट कहती हम करेंगे हमारी है, हर चीज पे सरकारी संपत्ति होने का जो है लोगों और ठप्पा लगा देते, बोले नहीं सरकार का सब कुछ, तो पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ देख रहा था और जो देख नहीं पा रहा था, और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ नहीं था। No distinction were made between what private sector alone can do and what public sector alone can do and what private sector can also do, मतलब कोई कुछ ऐसी व्यवस्था थी ही नहीं कि पब्लिक सेक्टर क्या करेगा प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, सब चीजें देखो पब्लिक सेक्टर ही करने में लगा और सब कर रहा है तो कुछ संभाल नहीं पा रहा है, ये बड़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम, ठीक है। जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था उसका बड़ा मिसयूज हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी प्राइवेट सेक्टर वाले को काम दे रही थी तो लाइसेंसिंग पॉलिसी के हिसाब से काम दे रही थी, जिस पे लाइसेंस वो काम कर सकता है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या करते थे, देखो
a big industrialist would get a license not for starting a new firm, मतलब वो नए बिजनेस के लिए नहीं, but to prevent competitors, ठीक है, वो नए और कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में आने नहीं देना चाहते थे, उनको रोक के रखना चाहते थे, ठीक है, और किसी को लाइसेंस ना मिल पाए, है ना। तो ये तरह की चीजें हो रही थी उस टाइम, प्राइवेट सेक्टर मतलब इस तरह से चल रहा था, तो बड़ी गड़बड़ होती जा रही थी, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम जो है वो उस टाइम हो रही थी, तो इन सबको सुधारने के लिए काफी चीजें फिर बाद में की गई, लेकिन इतनी चीजें आपको समझनी है, ठीक है।